सुमन आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए जो 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम्स होगा उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के वैसे प्रश्न लेकर आए हैं जो किसी न किसी पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक रहिएगा और ज्योग्राफी की तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर में। देखिए, पहला ही प्रश्न है कि नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है। नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नव निश्चयवाद का संकल्पना दिया था ग्रिफिथ टेलर ने। और ये ग्रिफिथ टेलर एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता हैं और ये किस देश से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। नव निश्चयवाद की संकल्पना को किसने दिया है, ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। और ये ग्रिफिथ टेलर एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता हैं, किस देश से संबंधित है, तो ध्यान रखना है हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया। वैसे ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा जिक्र करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ये सबसे छोटा महादेश है, सबसे छोटा महादेश, सबसे छोटा महादेश है, सबसे छोटा महादेश। यानी इस विश्व में 7 महादेश हैं, उन 7 महादेश में सबसे छोटा महादेश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं का देश भी इसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, कंगारुओं का देश कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी को भी ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है, कैनबरा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हो गया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महादेश है, ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी अवधि भारत में जनसंख्या विस्फोट के अवधि के रूप में जाना जाता है। तो ये जो अवधि है जनसंख्या विस्फोट के रूप में जो जाना जाता है, ये 1951 से 1981 का बीच का जो टाइम है, इसको जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन में है 1951 से 1981, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वैसे अगर हम लोग बात कर ले, ये जो जनसंख्या है, जनसंख्या ये जो वर्ड है, ये जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है, इसको याद रखिएगा। जनसंख्या क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। ये जनसंख्या क्या है, समवर्ती सूची का विषय। और साथ में हम लोगों को ध्यान रखना है एक जनगणना, जनगणना। ये जो जनगणना है, ये जनगणना संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय। जनगणना क्या है, संघ सूची का विषय है। तो थोड़ा सा और ये जान लीजिए कि संघ सूची क्या होता है। जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार यानी केंद्र सरकार को है, उसको हम लोग संघ सूची कहते हैं। और जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य यानी केंद्र और राज्य दोनों को है, दोनों मिलकर उस विषय पर कानून बनाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची। उसी तरह ये जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है, और जबकि जनगणना जो है, जनगणना संघ सूची का विषय है। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, तो सबसे पहले अगला प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है मानव भूगोल, है ना। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। यह किसका कथन है, यानी मानव भूगोल और मानव समाज और धरातल के बीच में जो संश्लेषित अध्ययन है, ये किसका है, तो ये है फ्रेडरिक रूजवेल्ट का। ध्यान रखिएगा, ये जो कथन है, ये कथन किसका है, फ्रेडरिक रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल का ये कथन है। अगर थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, फ्रेडरिक रेटजेल, इनको आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है। क्या माना जाता है, आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक, आधुनिक मानव भूगोल का जनक, आधुनिक मानव भूगोल का जनक माना जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, जनक माना जाता है।
तो यहाँ से प्रश्न आप लोगों के लिए आएगा, आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो वो है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक माना जाता है। इन्हीं का एक प्रसिद्ध पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ध्यान रखिएगा, पोजियोग्राफी बेहद इंपॉर्टेंट ये बुक है। इसके बारे में कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही सर्वप्रथम मानव समाज और पर्यावरण के बीच में संबंध विश्लेषण किया है। यानी इसी रेटजेल ने सर्वप्रथम मानव समाज और पर्यावरण के बीच का जो संबंध उसका विश्लेषण किया है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से इस चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। वैसे अगर इस चारों में से सही आंसर जो होगा कि किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है तो वो एशिया हो जाएगा। अगर इस चारों में से ऑप्शन नहीं रहता और सामान्य सा प्रश्न रहता कि किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है, तब हम लोग आंसर करते अफ्रीका। विश्व में किस महादेश में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तब आंसर क्या करते हैं? अफ्रीका करते हैं। वैसे यहाँ सामान्य सा प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो वो है एशिया। थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं इस विश्व में कितने महादेश हैं इसके बारे में। अगर महादेश के बारे में बात करें तो विश्व में 7 महादेश हैं। कितने? 7 महादेश हैं। और ये 7 महादेश कौन कौन सा है? तो सबसे पहला है एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महादेश है एशिया। एशिया सबसे बड़ा महादेश है। उसके बाद जो आता है दूसरे नंबर पर वो आता है अफ्रीका। उसके बाद जो आता है उत्तरी अमेरिका। उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद जो आएगा वो आएगा दक्षिणी अमेरिका। ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे बड़ा महादेश है एशिया, उसके बाद है अफ्रीका, उसके बाद है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद है अंटार्कटिका। उसके बाद जो है यूरोप है। उसके बाद कौन सा महादेश है? यूरोप है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से ये महादेश है, विश्व का महाद्वीप है। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। और इसी एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। और इसी एशिया महादेश में पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 60% जनसंख्या निवास करता है। पूरे विश्व के जनसंख्या का लगभग 60% जनसंख्या किस महादेश में है? तो वो एशिया में है। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा महादेश है अफ्रीका। तीसरा सबसे बड़ा महादेश है उत्तरी अमेरिका। चौथा सबसे बड़ा महादेश है दक्षिणी अमेरिका। और पांचवा सबसे बड़ा महादेश जो है वह अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका के बारे में अगर बात करें, इसे श्वेत महादेश के नाम से भी जानते हैं। श्वेत महादेश या श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, तब हम लोग आंसर करेंगे अंटार्कटिका। उसके बाद जो आएगा छठा सबसे बड़ा महादेश तो वो है यूरोप। और सबसे छोटा महादेश जो है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से ये 7 महादेश हैं पूरे विश्व में। अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में है, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया है? मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया है, ये प्रश्न है। मानव विकास सूचकांक को जो विकसित किया है वो विकसित किया है महबूब उल हक ने। डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास सूचकांक की अवधारणा दिया गया है। देखिए डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन ए में तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगर बोलते हैं इसी को मानव विकास सूचकांक, इसी को बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसके बारे में अगर बात करें, ये जो महबूब उल हक है ये पाकिस्तान के एक बड़े अर्थशास्त्री हैं। किस देश के हैं? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। इन्हीं के द्वारा दिया गया मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये किस वर्ष दिया गया? तो ये 1990 में दिया गया है। किस वर्ष? 1990 में मानव विकास सूचकांक की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दिया गया, जो पाकिस्तान के एक बड़े अर्थशास्त्री हैं। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। और साथ में हम लोगों को ध्यान रखना है कि मानव विकास सूचकांक के कितने आधार हैं, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके आधार की बात करेगा तो इसके 3 आधार हैं। पहला है जीवन प्रतिशतता। पहला क्या है? जीवन प्रतिशतता, जीवन प्रतिशतता है। दूसरा है शिक्षा है, दूसरा शिक्षा है। और तीसरा जो है प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। तो ये जो है HDI यानी मानव विकास सूचकांक की कितने आधार हैं? तो 3 आधार है, जीवन प्रतिशतता, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। वैसे अगर बात कर लें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024-25 के अकॉर्डिंग भारत का जो स्थान है पूरे विश्व में 130वां स्थान है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बढ़िया प्रश्न है। 2024-25 के अनुसार पूरे विश्व में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो वो 130वां स्थान है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा जा रहा है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? देखिए, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है वाला राज्य पूछा है, तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है वो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, पूरे भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। और सर्वाधिक की बात करेगा कि पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य की बात करेगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तब आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार का पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। बिहार की जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी एक किलोमीटर के दरमियान 1106 व्यक्ति रहते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 17 व्यक्ति रहते हैं। और इसी तरह से बिहार में 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 1106 व्यक्ति रहते हैं। तो इस तरह से भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वह है बिहार। इसके अलावा एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? ऐसा भी प्रश्न पूछेगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व ये पूछेगा कहाँ पर है, और या तो उसमें यूनियन टेरिटरी दिया रहेगा, या शहर दिया रहेगा, या फिर स्थान दिया रहेगा। तब हम लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे तब इस प्रश्न का आंसर करेंगे दिल्ली की जनसंख्या घनत्व के बारे में अगर बात करें तो यहाँ प्रति 1 किलोमीटर के दरमियान में लगभग 1700 के समथिंग 1700 से प्लस व्यक्ति रहते हैं। 1 किलोमीटर के दरमियान कितने व्यक्ति निवास करते हैं? दिल्ली के अंदर में 1700 व्यक्ति रहते हैं। ये पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला स्थान है। स्थान की बात करेगा या शहर की बात करेगा या यूनियन टेरिटरी की बात करेगा, तब आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो अलग अलग प्रश्न बनेगा अलग अलग प्रकार से। पहला प्रश्न बनेगा कि जो प्रश्न पूछा गया था कि निम्न राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जनसंख्या घनत्व कम के बारे में बात किया जाएगा, तब हम लोग आंसर करेंगे अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व जो है 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 17 व्यक्ति रहते हैं। और अगर बात किया जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो बिहार में, जहाँ पर कि 1 किलोमीटर के दायरे में 1106 व्यक्ति रहते हैं। राज्य की बात करेगा तो बिहार में। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? यूनियन टेरिटरी दे सकता है, शहर दे सकता है, या स्थान दे सकता है।
तब हम लोग आंसर करेंगे दिल्ली। दिल्ली में लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में 1700 व्यक्ति के समथिंग में रहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। अगला प्रश्न में है, निम्न में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का कारण है? निम्न में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का कारण है? पुरुष प्रवास का जो प्रमुख कारण है वो शिक्षा है, रोजगार है, व्यवसाय है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी में है इनमें से सभी, तो इनमें से सभी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर थोड़ा सा हम लोग बात कर लें प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से प्रवास के बाद हमेशा के लिए भारत वापस लौट गए थे, इसलिए प्रत्येक वर्ष भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्न में से कौन भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है? निम्न में से कौन भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, महान विभाजक वर्ष जो है जनगणना का वो है 1921 में। 1921 देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न कि भारत में पहला जनगणना कब हुआ? कि भारत में पहला जनगणना कब हुआ? तब हम लोग आंसर करेंगे 1872 में। भारत में पहला जनगणना कब होता है? 1872 में। और किसके द्वारा ये कराया जाता है? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा ये कराया जाता है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना होती है, और ये किस वर्ष होती है? 1872 में। उसी के बाद दूसरा सवाल जो बनेगा, नियमित जनगणना, पहला नियमित जनगणना, नियमित जनगणना, नियमित बात करेगा या फिर दशकीय आधार पर करेगा? दशकीय आधार पर, ये दोनों में से कुछ भी रहेगा। तब हम लोगों को आंसर करना है 1881। भारत में पहली बार नियमित जनगणना या दशकीय आधार पर जनगणना जो होता है वो 1881 में। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारत में नियमित जनगणना या दशकीय आधार पर पहली बार जनगणना 1881 में हुआ था। तब से जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे होने लगा। कितने वर्ष के अंतराल पे होता है जनगणना? तो 10 वर्ष के अंतराल पे। वैसे अगर जनगणना की बात करें तो जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है। ये संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? तो संघ सूची का विषय। यानी इस जनगणना पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को, इसलिए इसको जनगणना संघ सूची के अंदर रखा गया। और जनगणना का महान विभाजक वर्ष जो है वो 1921 का महान विभाजक वर्ष माना जाता है। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? अभी हम लोग इस प्रश्न को पीछे पढ़े थे। मानव भूगोल का जो संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मानव भूगोल का जो संस्थापक माना जाता है यानी आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। अभी पढ़े थे हम लोग इस प्रश्न को। फ्रेडरिक रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक माना जाता है। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में है रेटजेल, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो अगर हम लोग बात कर ले जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, तो इसमें दो तरह से प्रश्न बनेगा। एक तो प्रश्न बनेगा वर्तमान का, दूसरा बनेगा 2011 का। 2011 के जनगणना के अनुसार, है ना, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का स्थान जनसंख्या के मामले में किस स्थान पर है? तो वो था दूसरा स्थान पर 2011 के जनगणना के अनुसार। और 2011 के जनगणना के अनुसार पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश था वो चीन था। ये तब की बात था। और भारत का जो स्थान था वो जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर था। लेकिन वर्तमान समय में भारत की जो
जनसंख्या है पूरे विश्व में पहले स्थान पर आ गया है। जनसंख्या के मामले में भारत का स्थान विश्व में वर्तमान समय में पहले स्थान पर है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनगणना था, भारत का जो स्थान था जनसंख्या के आधार पर, वो दूसरे स्थान पर था और पहले स्थान पर चीन था। लेकिन वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या भारत की वो पहले स्थान पर आ गया। अब ये प्रश्न में स्पष्ट नहीं किया गया है कि 2011 के अनुसार पूछ रहा है या वर्तमान में, तो इस कंडीशन में इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए पहला। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तो वो पहले स्थान पे है वर्तमान समय में। वैसे अगर इसी प्रश्न को 2011 का एक्सप्लेनेशन करता, जिक्र करता 2011 का, तब आंसर होता दूसरा। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।